हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले जून अटेम्प्ट के अंदर या दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर आप अपना एग्जाम देने वाले हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी कर कर हम ये एग्जाम क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये सोचना कि सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्लियर कर लेंगे बिल्कुल ठीक है और आप ऐसा कर भी सकते हैं और पास में बहुत सारे बच्चों ने सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी एग्जाम क्लियर किए हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं तो आप सेल्फ स्टडी के साथ भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपका स्टडी पैटर्न किस उसी हिसाब से बनेगा। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हर एक पेपर आपका जो है वो 100 मार्क्स की वेटेज रखता है और यहां पर 70-30 की जो है आपकी रेशियो रहती है। 70 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट के और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट आपसे 15 क्वेश्चन पूछता है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 30 नंबर आपके यहां बन जाते हैं और अगर आपने इस 30 में से अपना टारगेट 20 से 75 का रखा तो पास होने के लिए जो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स चाहिए होते हैं वो 40। तो आप बड़ी आसानी से इस 70 में से 15 से 20 नंबर लेके इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सभी पेपरों के अंदर अगर आप 40-40 लेकर आएंगे तो आपका टोटल जो है वो 160 बनेगा और उस केस में आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको एग्रीगेट जो है अपना 200 रखना होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्रीगेट भी बने और एग्रीगेट बनाने के लिए आपको देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये ग्रुप 1 के पेपर हैं और इसमें से किसी भी एक पेपर के अंदर 60+ आपको लाना होगा। इसी तरीके से आपका जो ग्रुप 2 का पेपर है, देखिए ये आपके ग्रुप 2 के पेपर है, यहां पर भी किसी भी एक पेपर में आपको 60+ का टारगेट लेके चलना है। अब ये 60+ वाला पेपर आपका कौन सा होगा, ये आपको देखना है कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में डेवलप हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रुप 1 के अंदर सर हमारे पास कौन कौन से पेपर है। तो ग्रुप 1 के अंदर जो आपका पहला पेपर होता है वो है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का, जो कि आपका प्योरली थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है जी। इसके बाद आपका अगला पेपर जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस पेपर है। इसके बाद आपका टैक्सेशन का है, जो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही यहां पर आते हैं। और इस पेपर के अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप जीएसटी और कस्टम पढ़ते हैं, ठीक है जी। यहां पर 50-50 मार्क्स की वेटेज होती है, जिसमें से 50 नंबर का इनकम टैक्स, 35 नंबर का आपका जीएसटी और बाकी का ये आपका कस्टम रहता है, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो अगला पेपर होता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है जी। वेरी सिंपल। इंस्टीट्यूट आपको सबसे ज्यादा परेशान कहां करेगा इस ग्रुप 1 के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर वो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है जी। टैक्सेशन का पेपर लगने में लगता है बच्चों को कि सर बड़ा मुश्किल है, लेकिन पेपर उतना मुश्किल आता नहीं है, ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ एंड एथिक्स यहां पर थोड़ा थोड़ा पेपर जो है वो आपको परेशान करता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं 80% पेपर आपका इस तरीके का होता है कि एक एवरेज बच्चा आसानी से सॉल्व कर ले, ठीक है जी। 5 से 10% सिंपल पेपर होता है, 10 से 12% टेक्निकल पेपर होता है और 70 से 80% पेपर जो होता है आपका कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है जो कि एक एवरेज बच्चा आसाम से क्लियर कर ले। तो अगर आप सिंपल और एवरेज कोई पकड़ लें तो आप मैक्सिमम देखिए 85 से 90% के बीच में जो है पेपर अपना इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर हैं, जिसमें आपका पहला पेपर ओएमएसएम का, जिसे ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आता है, यहां पर ये न्यूमेरिकल है, ये आपका थ्योरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये आपका थ्योरी, ये आपका न्यूमेरिकल और आखिरी में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीजें रहती हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आपके दोनों ही ग्रुप के अंदर कौन कौन से पेपर है, ठीक है जी। अब सर हमें पढ़ना किस तरीके से, तो देखिए अगर आप सिंगल ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि आप सपोज अगर बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, और आपको लगता है कि सर नहीं जून में ही हमें बोथ ग्रुप देने हैं, तो क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है जी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि चलो एक बार के लिए बच्चा सर ये कह देता है कि सर मैं बोथ ग्रुप दूंगा जून में, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दिसंबर में प्लान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती है और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जाम क्लियर कर ले, ठीक है जी। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ठीक है जी। तो देखिए जरा ध्यान से, आपको मैं पहले एक जनरल स्ट्रैटेजी देता हूं, फिर इसके बाद डे टू डे आपका क्या रूटीन रहने वाला है उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं कि डेली आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले देखिए, आपके पास क्योंकि 8 पेपर है तो आपको 8 के 8 पेपरों को कवर करना होगा, ठीक है जी। और यहां पर आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है,
कि कोई एक कॉन्सेप्ट हमारे से क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सब्जेक्ट टैक्सेशन का है, तो मैंने कहा कि अगर मैंने जीएसटी स्टार्ट करा या इनकम टैक्स स्टार्ट करा तो सैलरी हेड मुझे क्या बताता है, पीजीबीपी हेड मुझे क्या बताता है, जीएसटी के अंदर जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स जाता हूं सप्लाई का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है, चार्जेबिलिटी किस तरीके से आराइज की जाती है, कॉम्पोजिशन लेवी का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे क्या बता रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आनी चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद तसल्ली से 5 मिनट उस कॉन्सेप्ट को आप बोलिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। हिंदी आपको समझ में आती है हिंदी बोलिए, इंग्लिश में आपको अच्छा लगता है इंग्लिश बोलिए, जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं उस लैंग्वेज में उस टॉपिक को बोलिए। और देखिए क्या जितनी बातें आपने पढ़ी वो सारी बातें आपने बोली एक सही तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई। और जब ये चीज हो जाएगी तो आप देखिए इसके साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, जो ये मैंने कहा बोलने वाली बात ये रिवीजन ही है। तो यहां पर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड होगी। पहली बात सर, डेली बेसिस पे आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे यहां पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप बहुत ग्रुप देना चाहते हैं, टाइम कम है तो मेहनत भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है जी, अब आपको अपने टाइम को किस तरीके से बांटना है, क्योंकि हफ्ते में आपके पास देखिए 7 दिन है, तो मैं 6 दिन आपके मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ाई करोगे, 7वें दिन आप रिवीजन करोगे। ठीक है जी, तो आपको 6 दिनों के अंदर हर एक दिन देखिए अपना जो है एक प्रैक्टिकल पेपर रखना है। हर एक दिन आपके पास एक प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ आपके पास एक थ्योरी पेपर होना चाहिए। तो हफ्ते के 6 दिन आप अपने न्यूमेरिकल पेपर रखेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है जी, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है जी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। इस तरीके से आप रख सकते हैं। थ्योरी पेपर की बात करें, लॉ एंड एथिक्स हो गया, ओएम हो गया, एसएम हो गया, ठीक है जी, यहां पर भी आपका जीएसटी भी आ जाता है जिसके अंदर थ्योरी आती है। कस्टम के अंदर भी काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर थ्योरी आपको देखने को मिलती है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल इस तरीके से आपको लेके चलना है। तो हफ्ते में 6 के 6 दिन आपका एक पेपर तो देखिए न्यूमेरिकल चलेगा डेली बेसिस पर, और इसके साथ आप शफल करेंगे अपना कोई भी एक थ्योरी पेपर, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, प्लस एक पेपर ऐसा जिसमें आप 60 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, ताकि आपका एग्रीगेट अच्छे से बने, 200 नंबर होगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ जब आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर रहे हैं, तो आप जब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर इनिशियल पेजेस पर ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क कर लेने हैं। ठीक है जी, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो हमने वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पर भी, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, फॉर्मूलाज को, सेक्शंस को, लॉस को आइडेंटिफाई कर लेना है, मार्क कर लेना है। ठीक है जी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर आपकी कोई मदद तो करेगा नहीं, आपको खुद करने होंगे। लेकिन अगर इस दौरान आपको लगता है कि सर हमसे सेल्फ स्टडी नहीं होगी, हमें लगता है कि हमें किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से आप कोर्सेज ले सकते हैं, जिस 8888880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि किस तरीके से आप कोर्सेज ले सकते हैं। तो चलिए सर, कोर्सेज की बात तो बाद में होती रहेगी, आप हमें थ्योरी बताइए कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है जी, तो सर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट एरियाज। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, रिवाइज सब्जेक्ट अगेन क्विक, अबाउट 2 to 3 डेज पर पेपर, क्योंकि अब हम 8 पेपर साथ में पढ़ रहे हैं। तो हमें यहां पर देखिए क्या करना है सर, रिवीजन अपनी रखनी है। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपने जो पेपर पढ़ा था, सपोज आपने मंडे को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, तो अब आप कोशिश करेंगे कि वेंसडे थर्सडे तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था आप उसको रिवाइज जरूर करें, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको सर ये जो करना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रिवीजन भी करनी है, तो इसके लिए स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ये कहां से लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेस रहेगा वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल रहेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल, आपका रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स और पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये आपको अपना बेस लेके चलना है। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि सर इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेरा ये वाला एरिया है जहां पर मुझे दिक्कत आ रही है, उसको भी मार्क कर लीजिएगा, ताकि उसके ऊपर आप टाइम दे सकें। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके शुरू के जो तकरीबन 85 दिन है, आप उसमें ये काम करेंगे। ठीक है जी, आखिरी के 15 दिनों में आपको क्या करना है, आपको देखिए कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। ठीक है जी, अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई करे थे, उसके बेसिस पर आपको रिवीजन अपनी करनी है। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स के अंदर आपके हेड्स ऑफ इनकम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ठीक है ना, कॉस्ट शीट हो गया, एफएम के अंदर रेशियोज हो गई, आपकी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर केस स्टडीज जो आती है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको हाईलाइटेड रखना है और इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है जी, तो ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। चलिए, अब हमारा जो डेली का शेड्यूल रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि देखिए आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है,
तो यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सुबह 6 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर आपको 5 बजे तकरीबन उठ जाना है, ताकि आप 6 बजे तक अपना स्टडी टेबल पर आ जाएं, बैठ जाएं। ध्यान रखना, पढ़ाई टेबल पे करना, बिस्तर के ऊपर मत करना, बेड के ऊपर, ठीक है जी। चलिए, और अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जमीन पर आप कारपेट बिछाकर, चटाई बिछाकर, मैट बिछाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिस्तर पे नहीं पढ़ना वरना नींद आ जाएगी, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कोई भी अपना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है जी, और उसको पढ़िए, क्योंकि सुबह का जो आपका ये 2 घंटे होते हैं हाईली प्रोडक्टिव निकलेंगे, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से उठेंगे, ठीक है ना, तो आपकी यहाँ पर अच्छी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। इसके बाद आपका जो 10:30 से 1:30 बजे तक का टाइम है, यहाँ पर आधे घंटे का मैंने आपको ब्रेक दे दिया है ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है जी। इसमें आप अपना थ्योरी पेपर रख लीजिए, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। सुबह ही अगर आपने थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि नींद आ जाए, है ना, थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों को कई बार नींद आती है, तो यहाँ पर आप अपना इस टाइम में अपना थ्योरी पढ़िए, ठीक है जी। और थ्योरी पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि लिख लिख कर आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी के। आपको कोशिश करनी है कि आप डेली बेसिस पर 5 to 6 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मैंने यहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करी है, तो आपको यहां पर कोशिश करनी है कि डेली आपके 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, कम से कम 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो आपका दोपहर का टाइम है, यहां पर आप 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, ठीक है जी। 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का यहां पर आप दोबारा से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि यहां पर भी नींद आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो थ्योरी यहां भी नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। जो 10 क्वेश्चंस की मैंने बात करी वो आप यहां पर भी रख सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन यहां करें, बाकी के 5-6 क्वेश्चन हमने यहां कर लिया, 8 क्वेश्चन, ठीक है जी। शाम का जो 7 से 10 का टाइम होगा, दिन भर में आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, वो सारा का सारा आप रिवाइज करने वाले हैं। और इसके अंदर एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए, ये आपको डेली करना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाते सारे के सारे। आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, दिसंबर दे रहे हैं, जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि आपका डेली का शेड्यूल किस तरीके से रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए कुछ स्टडी टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। इसके बाद आपके जो स्कैनर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। थ्योरी के लिए जैसे कि आपका लॉ है, एथिक्स है, OMSM ऑडिट है, आप यहां पर फ्लो चार्ट्स बनाकर, निमोनिक्स बनाकर जो है वो चीजों को याद कर सकते हैं। अब क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। रेफरेंस बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, उनकी मदद से आप अपनी चीजें कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में लगता है कि सर कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, ठीक है जी। 88880402 नंबर है, इस नंबर पर भी आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो आपके स्टेप ठीक हो, और वर्किंग नोट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर वर्किंग नोट देखिए स्किप कर देते हैं, तो वर्किंग नोट आपको स्किप नहीं करने हैं। आप किस तरीके से बनाते हैं वर्किंग नोट्स, जब आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे, स्कैनर्स देखेंगे, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहां पर आपको सजेस्टेड आंसर के अंदर ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप ये चीजें देख सकते हैं। अगली जो चीज है देखिए, ये अगर आप कहीं क्लासेस ले रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और वो है आपकी ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी यहां पर आपकी हेल्प कर सकती है। क्यों हेल्प कर सकती है? क्योंकि आप देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास डाउट्स आएंगे, है ना, कोई टॉपिक ही हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, आपके फ्रेंड को अच्छे समझ में आ गया, वो आपको यहां पर हेल्प कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप यहां पर एक दूसरे की हेल्प करके जो है ग्रुप स्टडीज करें। लेकिन ध्यान रखना, ग्रुप स्टडीज के अंदर कई बार बच्चे देखिए स्टडी नहीं कर पाते हैं, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आपको ग्रुप स्टडी को अगर पॉसिबल हो पाए तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको एक बेहतर ऑप्शन दे देता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप देखिए बोथ ग्रुप की प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, बोथ ग्रुप आप जब दे रहे हैं, तो अगर आपके एक ग्रुप में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है जी, दूसरे ग्रुप में ज्यादा है, तो आपको एक सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज का भी बेनिफिट मिलता है। चलिए, इसके बाद आखिरी के जो 15 दिन है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं, ठीक है जी। यहां पर आपको 8 पेपर की रिवीजन करनी होती है, ठीक है जी। कम से कम 2 रिवीजन आप यहां करेंगे। डेली 2 सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, जिसमें आप एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल पेपर लेके चलेंगे, ठीक है जी। यहां पर ध्यान रखना, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं देखना है,
कोई टॉपिक अगर आपका नहीं हुआ तो उसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके साथ साथ सर क्या हमें 100% सिलेबस करना होता है? क्या हमें 100% सिलेबस करना होता है? बच्चों का ये डाउट आता है कि सर आपने इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी बता दी, मैं इसमें 100% सिलेबस करूं? नहीं, अगर आप यहां पर 80% सिलेबस भी कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था इंपॉर्टेंट एरियाज, जो हाई स्कोरिंग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करो और वो आपके 80% के अंदर आ जाएंगे। अगर आपने वो 80% अच्छे से कर लिया अपना 100% देकर, आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है, इस बात को समझिएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस 3 आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी, ठीक है जी, वो लिख कर जाने हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर 30 से 40% चीजें जो है आपको सिमिलर मिल रही है, बार बार रिपीटेटिव टॉपिक से आ रही हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो किस तरीके से आप देखिए अपना बोथ ग्रुप्स को या सिंगल ग्रुप को प्लान कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कर रहे हैं तो वो हमने यहां पर देखा और किया जा सकता है। ध्यान रखना है 80% सिलेबस के ऊपर आपको अपना फोकस रखना है, टारगेट लेके चलना है। ये 80% अगर अच्छे से हो गया तो हम आसानी से कर लेंगे। एक दिन में 2 पेपर आप लेके चलिए, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, तकरीबन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। अगर हैंडल होता है तो आप उसमें एक पेपर और ऐड कर सकते हैं, 3 पेपर से ज्यादा एक दिन में ऐड मत करिएगा, ठीक है जी। संडे का दिन अपना पूरा रिवीजन के लिए रखिएगा और कोशिश करिए 3 मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर लिख के जाएं और वीक में एक टेस्ट पेपर आपको लिखना है, ठीक है जी। किसी भी सब्जेक्ट का वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपनी तैयारी के हिसाब से। जो टॉपिक आपका पूरा हो गया है उसका आप टेस्ट जरूर दीजिए। सेल्फ स्टडी करना देखिए इतना आसान नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी खुद लेनी है और उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन भी खुद करनी है। जब आप क्लासेस वगैरह लेते हैं तो आपको क्या मिलता है कि सर हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोई व्यक्ति आकर बता देता है, सर आपने हमारे से पूछा सैलरी के अंदर किस तरीके से टैक्सेबिलिटी अराइज की जाती है, जीएसटी किस तरीके से लगता है, कस्टम के अंदर किस तरीके से चीजें, हम आपको बता देंगे। लेकिन आप खुद पढ़ रहे हैं, सारी चीजें, सारी R&D आपको खुद करनी है, ठीक है जी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।